Hello all. In this video, we are going to talk about our mains preparation. And why suddenly mains is because our 72nd BPSC pre is postponed. और जब भी कोई एग्जाम एक ऐसे प्री जैसे अभी पोस्टपोन हुआ 10 days just 10 days or 9 days before we were just about to give the paper. तो इस टाइम में you get some extra time. और ये एक्स्ट्रा टाइम में अपन फिर से उसी फेज में नहीं रहेंगे कि वी आर जस्ट लर्निंग एवरीथिंग इन द करेंट अफेयर, सारा करेंट अफेयर रट जाएंगे. अब एक करेंट अफेयर अगर मान लेते हैं एडुटेरिया हमने कंप्लीट कर लिया तो विल मूव टू द नेक्स्ट करेंट अफेयर, फिर और कुछ ऐड ऑन कर लेते. जस्ट स्टॉप. यू नीड टू थिंक अ बिट कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा, वट एवर द डेट्स में बी, whenever the notification is coming you will have some gap, you will have the time to prepare for your current affairs again. क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी 12 महीने या 10 महीने या 8 महीने जो भी करंट अफेयर प्रिपेयर किया है उससे आगे या उस वही कंटेंट को अगर आपको फिर से पढ़ना है यू विल हैव सम टाइम. तो करंट अफेयर अभी के लिए अगर आपने बिल्कुल नहीं किया था देन आई विल सजेस्ट कि थोड़ा थोड़ा करते रहो. बट इफ यू हैव डन विथ मी एंड और फ्रॉम एनीवेयर एल्स, and if you have focused on 6 or 7 month ka current affair or 9 months ka current affair, if you have already completed, then you have enough time for current affair. तो अभी के लिए current affair को we can take a pause, we can थोड़ा थोड़ा we can do revise daily, but now the time is कि आपको mains के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए. I'm not telling you to start the preparation of mains. Then what is it? Why we are talking about mains? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं प्रिपरेशन में जिन्होंने बस अभी तक प्री का ही प्रिपेयर किया है और हर बार क्या लगता है प्री निकल जाएगा तो मेंस के बारे में सोचेंगे और फिर दूसरा प्री आ जाता है सामने, या तो फिर मेंस जाते हैं पेपर देने तब लगता है कि अच्छे से और प्रिपेयर कर पाते शायद और तब तक फिर दूसरे प्री का पेपर आ जाता है. राइट, दिस इज व्हाट हैपेंस. आप एक लूप में फंस जाते हैं, आप मेंस को कभी ठीक से ध्यान दे ही नहीं पाते. और हर बार ऐसा होता भी नहीं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए या डेट मिल जाए या मतलब डेट बढ़ जाए या कुछ ऐसा. सो नाउ व्हेन यू हैव टाइम यू नीड टू टेक अ पॉज, यू नीड टू थिंक अबाउट योर मेंस. और बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत. इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि सिलेबस के वर्ड टू वर्ड को अगर आप समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एक बार पहले सिलेबस देखें वर्ड टू वर्ड, फिर आप पेपर देखें, क्वेश्चन पेपर देखें और फिर आप एक प्रॉपर कॉपी देखें. दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर कि एक बार का अगर अपने को पूरा आइडिया हो जाए कि पेपर है कैसा, देन इट विल बी मच बेटर एंड मच हेल्पफुल फॉर योर प्री. इट विल गिव यू इनफ कॉन्फिडेंस कि आपको समझ में आएगा कि अगर कमीशन एक वर्ड लिख के देता है तो उस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है. राइट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज टुडे. Getting? So let us first quickly understand this कि syllabus का overview क्या है. This is for all of us who are going to have our first mains, है ना. आपने कभी ठीक से पेपर को समझा नहीं है तो for that. प्रीलिम्स होता है 150 मार्क्स का 2 hours. ओके, अगर 73rd बीपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं सो दिस इज मेनली फॉर यू. देन मेंस में वी हैव 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर, then general studies paper 1 paper 2 and then there is one essay. okay, then optional paper होता है 100 marks का, जो पहले 300 या जो भी marks का होता था, now it is just 100 marks का qualifying paper. fine, and then interview is 120 marks. so this was just the overview of marking. now this is the syllabus. अगर हम syllabus की बात करें तो first thing that we have is जनरल हिंदी, जो हमने अभी बात की थी. उसमें निबंध आता है, व्याकरण है, वाक्य विन्यास है और संक्षेपण है. ये मिला के होता है 100 मार्क्स का. and we'll see the paper and we'll understand it. Fine. Then GS1 में we have modern history of India and Indian culture, current events of national and international importance and statistical analysis, graph and diagram. ये 3 टॉपिक है. we'll understand कि कैसे इससे 114 मार्क्स के पेपर बनते हैं, इससे 114 मार्क्स एंड इससे 72 मार्क्स. फाइन. देन वी हैव GS पेपर 2 जिसमें इंडियन पॉलिटी में अगेन 114, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में 114 एंड रोल ऑफ एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 72. ये बाइफर्केशन आपको पता होना बहुत जरूरी है कि साइंस एंड टेक से 114 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, इंडियन एंड ज्योग्राफी से पूछने वाले, इंडियन पॉलिटी. सो कितना स्ट्रेस करना है किसी सिलेबस को, इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा. एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर. फाइन. नाउ विल सी कि जो कुछ उन्होंने लिखा है उससे एग्जैक्टली उन्होंने कैसे क्या पूछा है. व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग इज कि वर्ड टू वर्ड दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस एंड वर्ड टू वर्ड वी हैव टू प्रिपेयर. अपने को ऐसे वेग नहीं रखना है प्रिपरेशन को कि कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं. जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर लिखा है, जब लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री है तो क्या एंशिएंट और उन चीजों पे, एंशिएंट और मिडिवल पे उतना ध्यान देंगे क्या? लिखा ही एंशिएंट एंड मिडिवल के बारे में कुछ नहीं है.
इंडियन कल्चर लिखा है, कल्चर में एंशियंट में आएंगे, मिडिवल में आएंगे, तो उन्होंने खुल के लिखा, उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या लिखा है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। हिस्ट्री तो कंट्री का पूछेंगे लेकिन रेफरेंस बिहार का होगा। जैसे आपसे रिवोल्ट ऑफ 1857 पूछेंगे जो कि इंडिया में हुआ, लेकिन इंडिया में बिहार में रेफरेंस में रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ ये उनको जानना है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू आल्सो स्ट्रेस कि 1857 के बारे में पूछा है लेकिन रेफरेंस बिहार का देंगे, फाइन। फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी मतलब मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी 1850 ऑनवर्ड्स। अब ये सिलेबस में खुल के लिखा है, तो यू विल यू गो एंड प्रिपेयर फॉर 1820 एंड 1830? नहीं। Modern history of Bihar will include questions on the introduction and expansion of Western education, including technical education. मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में क्या पूछने वाले, एजुकेशन के बारे में पूछेंगे, एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इट विल ऑल्सो हैव क्वेश्चंस ऑन बिहार रोल्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। बिहार ने क्या किया फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में, ये क्वेश्चन वो पूछने वाले, ठीक है। तो विल सी कि उन्होंने जो लिखा सिलेबस में क्या उससे हटके उन्होंने कुछ पूछा या एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही पूछा या क्या पूछा, फाइन। सो दिस इज आवर कंसर्न। नाउ क्वेश्चंस विल रिलेट टू संथाल अपराइजिंग। मूवमेंट का नाम देके उन्होंने पूछा है, संथाल अपराइजिंग के बारे में हम पूछने वाले आपसे, 1857 के बारे में पूछने वाले, बिरसा मुंडा बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, फाइन। नॉलेज ऑफ द चीफ फीचर्स ऑफ मॉडर्न पाला एंड पटना कलाम पेंटिंग, ओके, will be expected from the examiner. It would also include questions on Gandhi, Tagore and Nehru. etc नहीं लिखा है ना, ये भी ध्यान रखना है। पार्ट रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। अब स्टैटिक की बात होगी, आगे देख लेंगे इसको। बट अभी हमसे क्या क्या पूछेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, फिर हमसे करंट इवेंट्स के बारे में, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वो हम देख लेंगे, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आएगा, उसमें भी क्या लिखा है वो भी हम देख लेंगे, फाइन। सो नाउ लेट अस गो टू जीएस पेपर 1 एंड मिलाते कि उन्होंने जो वर्ड टू वर्ड लिखा है उसे कितना अलग पूछ लिया है। सो लेट अस गो टू जीएस पेपर 1। दिस इज पेपर 2, दिस इज पेपर 1। क्या लिखा था सिलेबस में, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल, ठीक है। बिहार का रोल फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बोला था, और मूवमेंट के बारे में बोला है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब के बारे में पूछेंगे, और कुछ आर्ट के बारे में भी पूछेंगे। आर्ट में भी उन्होंने खुल के बोला है कि हम पूछेंगे आपसे मॉडर्न आर्ट, पाला आर्ट और पटना कलाम पेंट। ओके, लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड कि उन्होंने पूछ क्या दिया, कुछ सिलेबस से बहुत अलग पूछा है, क्या पूछा है नहीं पूछा। जीएस पेपर 1 आप देख रहे होंगे, दिस इज पेपर नंबर 1, है ना। इसमें सेक्शन 1 दैट इज कवरिंग द टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 सेक्शन 1, राइट। हाउ मच मार्क्स इट विल बी ऑफ 114 मार्क्स, 38 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बनने वाले इसे, ठीक है। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने बोला है शॉर्ट नोट्स लिखो, कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का 6 6 6 6, कितने हो गए, 38 हो जाएंगे शायद, जस्ट मैच इट, 14 एंड 28 24 सॉरी, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं बिरसा मुंडा मूवमेंट, क्या सिलेबस में लिखा था बिरसा मुंडा मूवमेंट, हाँ लिखा था, हमने देखा है अभी। बिरसा मुंडा मूवमेंट के बारे में उन्होंने डायरेक्टली पूछा था, है ना। तब मैंने जानबूझ के गलत बोला था ताकि अपने को याद रहे, बिरसा मुंडा मूवमेंट है, बिरसा मूवमेंट ये रहा, ये रहा, वर्ड टू वर्ड पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दे हैव आस्क्ड, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, राइट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1850 के बाद क्या कुछ हो रहा है, दैट दे आर गोइंग टू आस्क। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, एग्जैक्टली लिखा था, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार के बारे में पूछेंगे। जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट लिख के उन्होंने दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट पे विल बी आस्किंग क्वेश्चन, फाइन। अब और क्या पूछा है, पाला आर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, लिखा है क्या कहीं, पाला आर्ट लिखा है, पाला आर्ट, फाइन। नेक्स्ट दे आर गोइंग टू आस्क रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, कहीं लिखा है क्या, टैगोर लिखा है, वही पूछा है उन्होंने हमसे, उन्होंने, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर डायरेक्टली। अब ओपन डायमेंशन भी ओपन हो गया, टैगोर के बारे में पूछेंगे, कल्चर के बारे में पूछेंगे, टैगोर का कंट्रीब्यूशन इन इंडियन कल्चर पूछेंगे, फाइन। सो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि सिलेबस से फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ भी ऐसा नहीं पूछा, लग रहा होगा इंडियन काउंसिल एक्ट पूछा है, लेकिन 1850s के बाद जो कुछ भी हुआ उन इंसिडेंट्स पे ध्यान देने बोला था, इसलिए पूछा, फाइन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 विल रीड, क्या पूछा उन लोगों ने. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, analyze the political, economic and social factors behind the revolt of 1857. एक पॉलिटिकल डायमेंशन पूछा है, एक इकोनॉमिक डायमेंशन पूछा है, सोशल फैक्टर पूछा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 का कॉज पूछा है हमसे. अब हमसे डायरेक्टली पूछता है कि राइट द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो अपन यही उठाते, पॉलिटिकल कॉज लिखते, इकोनॉमिक कॉज लिखते, सोशल फैक्टर्स लिखते, राइट. देन असेस बिहार कंट्रीब्यूशन इन द अपराइजिंग टू द अपराइजिंग इन ए क्रिटिकल मैनर. बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या सिलेबस में कहीं लिखा था, देख लेते हैं. सिलेबस में लिखा है questions will relate to Santhal uprising 1857 in Bihar. Fine. The modern history of Bihar will include questions on the introduction and expansion of Western education. Okay. और बिहार का कंट्रीब्यूशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार. तो उन्होंने वही तो क्वेश्चन पूछा है, बिहार का कंट्रीब्यूशन क्रिटिकल मैनर में रिवोल्ट ऑफ 1857 में. फाइन, 38 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट. Next question we have is major features of modern art and architectures and assess how far they express the political and cultural values of the period. Syllabus देखते हैं. Modern art बोला है, modern art ही पूछा है हमसे, है ना. So मैं क्या बोल रही हूँ, इन चीजों से अपन क्या कंक्लूड करेंगे कि नोट्स बनाने अपने को. कैसे बनाने हैं, सिलेबस देख के बनाने. सिलेबस एंड पीवाईक्यू को सामने रखेंगे एंड विल मेक द नोट्स एंड दैट विल बी आवर बेस्ट नोट्स. और थोड़े कंटेंट कहाँ से उठाएंगे, टॉपर्स कॉपी से और अपने रेफरेंस मटेरियल से. यस, तो मैं बस ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप सिलेबस और अगर आप पीवाईक्यू देख लेंगे तो आप डायरेक्शन में चलेंगे, डायरेक्शन लेस नहीं चलेंगे, कहीं से कहीं नहीं भागेंगे, है ना. यू विल हैव अ डायरेक्शन और वो डायरेक्शन होगा सी द सिलेबस, सी द पीवाईक्यू एंड देन मेक नोट्स. मॉडर्न आर्ट लिखा है, मॉडर्न आर्ट से क्वेश्चन पूछा, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड असेस हाउ फार दे एक्सप्रेस द पॉलिटिकल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ द पीरियड. फाइन. Next question is discuss the transformation of Indian national movement from early constitutional agitation to mass mobilization. Indian national movement की बात की है, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हुआ, highlighting Bihar's role at different historical junctures. Fine. तो बिहार का रोल पूछा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा है, अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन टू मास मोबिलाइजेशन. मतलब हमसे इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पूरा पूछ लिया. अर्ली एजिटेशन क्या था, कैसे कैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 से ही एक ग्राउंड तैयार हो रहा था एंड हाउ वी गॉट इनटू मास मोबिलाइजेशन, है ना. सो मास मोबिलाइजेशन कैसे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, गांधी का अराइवल हुआ, ऑल दोस थिंग्स यू विल बी स्ट्रेसिंग हियर, राइट. सो अगेन 38 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट इन डिटेल. ओके, तो अगर आपको इसके मेजर पॉइंट्स भी याद रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, स्वदेशी से लेके और हर एक चीज एक एक लिंकेज याद रहे, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू वर्क. Then to what extent did Nehru's foreign policy reflect idealism and pragmatism? Examine with reference to its main features. तो अब नेहरू के बारे में हमसे पूछा और नेहरू हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, सिलेबस में नेहरू दिख रहे हैं, डायमेंशन यहाँ से ओपन होगा कि नेहरू के फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछता है कि आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म ऑफ नेहरू. तो उनके विदेश नीति के आदर्शवाद और व्यवहारिकता को प्रतिबिंबित करती थी. तो आदर्शवाद के बारे में बात करेंगे कि गांधी का आइडियलिज्म क्या था, सॉरी नेहरू का आइडियलिज्म क्या था, और नेहरू के प्रैग्मेटिज्म जो भी उनके थॉट्स थे उसके बारे में बात करेंगे. फाइन. एंड मेन फीचर्स उनके उसको शो कर. अगेन 38 मार्क्स. तो नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि अभी तक हमें सिलेबस से कुछ भी ऐसे हटके तो नहीं दिखा. फाइन. देन वी हैव द सेकेंड पार्ट विच इज टॉकिंग अबाउट पार्ट नंबर 2, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. अब ये चीज अभी अगर आप अभी कर लेते हैं, 72nd बीपीएससी के प्रीलिम्स के पहले अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि 72nd बीपीएससी के प्री में नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कमीशन के दिमाग में क्या इंपॉर्टेंट होता है. गेटिंग कि अगर अभी आप करंट अफेयर को इस तरीके से समझ ले कि अच्छा बीपीएससी पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन उनके लिए मैटर करते हैं. जैसे discuss the World Health Organization concern over gaps in India's drug safety regulation in the pharmaceutical sector. WHO के concern over gaps in India's drug safety regulations. अब हमने कुछ MOU साइन किए होंगे, राइट, विथ डिफरेंट कंट्रीज. हमने कुछ फार्मास्यूटिकल में कुछ डेवलपमेंट्स किए होंगे, हमारा कुछ रैंकिंग हुआ, ऑल दोज थिंग्स मैटर्स हियर, राइट. तो हमें प्री के टाइम में इन डेटा पे ज्यादा स्ट्रेस करना है
इसलिए भी क्योंकि प्री में भी पूछ सकते हैं, इसलिए भी कि अपने मेंस के आंसर के इंट्रो और कंक्लूजन में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। गेटिंग फाइन। So write a note on the role of Adi Karmyogi Abhiyan and Tribal Village Vision 2030 Declaration towards Greater Decentralization. ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कुछ स्कीम्स की बात हो रही है, आदि कर्मयोगी अभियान एंड ट्राइबल विलेज विजन 2030। बिल्कुल नेशनल लेवल का करंट अफेयर है एंड यू मस्ट बी नोइंग इट दिस, राइट। और नहीं जानते तब भी दिस इज व्हाट द कमीशन वांट्स यू टू नो, सो दिस इज हाउ यू विल बी स्ट्रेसिंग कि ट्राइबल विलेज विजन 2030 है क्या, मतलब ये तो उस साल का करंट अफेयर है 69 बीपीएससी का, बट अभी के टाइम में भी अगर इस टाइप के कुछ ट्राइबल स्कीम्स या कुछ ऐसा हमें दिखता है तो वी शुड नो दिस, राइट। दिस इज व्हाट यू शुड बी स्ट्रेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि कमीशन के दिमाग में जाके अपन इन चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। आया था कोई ऐसा बिल? has been passed by the parliament. How can this law promote e-sports and online social games while also protecting youth and society from fraud and social evils? तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए होंगे और कुछ जो कुछ भी है ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में उन्होंने पूछा 2025 का। तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस कि बीपीएससी को जल्दी भी होती है किसी चीज को पूछने की। 2025 का क्वेश्चन है एंड दे हैव आस्क्ड इट इन 69th बीपीएससी, तो मतलब जस्ट वो बिल आया होगा, जस्ट उन्होंने पूछ लिया। अंडरस्टैंडिंग। सो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कमीशन को बहुत जल्दी होती है क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि सच में ऐसा होता ही है। मैंने बहुत बार ट्रेंड देखा है, जैसे 2030 में कोई इवेंट्स होने वाला है, मान लेते हैं 18th ब्रिक्स समिट की बात करते हैं, तो अगर वो होने वाला है अभी सितंबर में, तो बहुत प्रोबेबल है कि बीपीएससी इस बार के प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछे, राइट। सो दिस यू शुड बी हैविंग अंडरस्टैंडिंग विद दिस फैक्ट्स। Write a note on the increasing surge in anti-immigration rhetoric, protest and policies worldwide from Western democracies to part of Asia. अब anti-immigration rhetoric ये syllabus define नहीं है. If you see current events of national and international importance में this is something कि 114 marks this is not defined. तो कौन सा 114 easy to get है ये. If you understand this portion and this portion, which one of this is easy to get? This one. बिकॉज अगर अपन ने ये 10 पेज में अगर अपन ने नोट्स बना लिए अच्छे से, स्ट्रेसिंग की मॉडर्न आर्ट क्या होता है, पाला आर्ट क्या होता है, पटना कलम पेंटिंग क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, चंपारण सत्याग्रह, बिरसा, सब पे एक एक पेज के नोट्स बना लेंगे एंड इट इज इजी टू फेच दिस 114 मार्क्स रेस्पेक्ट टू दिस। इसके लिए आपको मुझ पे ट्रस्ट करना होगा। I'll try to figure out कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स वो हैं जिसपे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग ऑल द पीवाईक्यूज एंड ऑल। सो लीव दिस ऑन मी, मतलब थोड़ा सा ज्यादा प्रॉमिसिंग, ज्यादा कमिटमेंट हो जाएगा, बट आई विल टेल यू कि ऐसा होता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस गेस किए हैं एंड इट वर्क्स आउट, तो इट विल वर्क आउट, राइट। हो सकता है एक दो क्वेश्चन मैं भी नहीं, मुझे क्या पता कैसे क्वेश्चन आने वाले, बट या आई ट्राई टू गेस एज मच एज आई कैन एंड आई ट्राई टू फिगर आउट एंड विद दैट आई बी हेल्पिंग यू, फाइन। सो ये क्वेश्चंस आप देख के समझ में आ रहा होगा अपने को कि ये क्वेश्चन सिलेबस में तो कहीं एंटी इमिग्रेशन रिटोरिक ऐसा कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्टली पूछ लिया उन्होंने। सो दिस पार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट, कि ये चीजें अपने को थोड़ा बहुत भी, अब ये 7 मार्क्स के हैं, सो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। कहीं कहाँ 38 मार्क्स क्वेश्चन बन रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट और वो सब पे, यहाँ पे 7 मार्क्स, क्योंकि उनको बस ये चाहिए कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप लिखो, उन चीजों पे लिखो, आप उन पे बात करो। दिस इज व्हाट दे वांट यू टू डू। Explain the explain the India-Afghanistan relation and the strategic resetting of ties with the visit of Foreign Minister of Afghanistan. क्या पूछा? इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन पूछ लिया एंड द स्ट्रेटेजिक रीसेटिंग ऑफ टाइज विद द विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। मतलब वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको एक बार को बताओ कि हाँ आपने ऐसा कुछ सुना तो है, आपने कुछ ऐसा पेपर में देखा तो है, आपको ये तो पता है कि इंडिया अफगानिस्तान का कुछ तो चल रहा था, कुछ तो ट्रेड अग्रीमेंट की बात हो रही थी, और इंडिया अफगानिस्तान को इंडिया ने कुछ हेल्प करने का सोचा है, कुछ मेडिसिन भेजे हैं, ऑल दोस थिंग्स, राइट। ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमने पढ़ा है अभी करंट अफेयर में कि यहाँ मेडिकल हेल्थ के लिए, मतलब ट्यूबरक्लोसिस को क्योर करने के लिए हमने कुछ उनको दवाइयां भेजी है, हमने कुछ उनसे अग्रीमेंट किया। सो दिस इज व्हाट द कमीशन वांट्स टू अंडरस्टैंड कि आपको ये सब पता भी है, आप पेपर कभी छू भी रहे हैं या नहीं, है ना।
आप एक कंसर्न सिटीजन है या नहीं, these things they want from you to understand. Discuss the India European Free Trade Agreement, Free Trade Association, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. तो अभी इंडिया यूके के साथ भी हुआ है और भी बहुत सारा कुछ है, तो वो सब चीजें साइंड ऑन 10th March 2024 which came into effect on 1st October 2025. Also explain the economic and strategic implication of India EU relation. फाइन, तो इस पे 38 मार्क्स का बनता है और उन्होंने बहुत डिटेल में आपसे एक एक चीज ओपन करके पूछा है कि आप बताओ कि आप क्या जानते हो इसके बारे में, पहली बात. दूसरी बात कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन. इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन के बारे में बात करेंगे. दिस इज हाउ यू हैव टू फिगर आउट ओपन द डायमेंशंस फॉर 38 मार्क्स. फाइन. Next question is UN Sustainable Development Goal, also known as the Global Goals, have been in effect for 10 years since their adoption in September. Examine India's progress and challenges in achieving the UN Sustainable Development Goal. तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करेंगे. अगर इस साल ये क्वेश्चन आता तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो 6 मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार को इसमें 3rd रैंक का अवार्ड भी मिला है. अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो पेरिस में एक अवार्ड मिला था, राइट. सो दिस थिंग यू नीड टू स्ट्रेस कि हाँ मुझे ये पता है कुछ तो अवार्ड मिला, सॉरी पेरिस नहीं स्पेन में मिला है. सो दोज थिंग्स यू कैन एड्रेस, राइट. तो सारे SDGs के बारे में बात करेंगे. हैव इन इफेक्ट फॉर 10 years सिंस देयर एडॉप्शन इन सितंबर. एग्जामिन इंडियाज प्रोग्रेस, इंडिया का प्रोग्रेस बताना है, और चैलेंजेस इन अचीविंग द UN डेवलपमेंट गोल्स. सो दोज थिंग्स यू हैव टू एड्रेस, राइट. फिर आप दिखाएंगे कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया का क्या रैंक रहा है, और इंडिया के रैंक से भी ज्यादा अगर हम थोड़ा बहुत भी बिहार के बारे में बात कर ले तब तो बहुत ही अच्छी बात है. नाउ इन रिसेंट ईयर्स छठ फेस्टिवल, अब कल्चर की बात हो रही है, has gained increasing global attention. Discuss the social, cultural and economic impact of Chhath and its linkage with migration. अब माइग्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया और सोशल कल्चरल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ छठ पूछा. एक एक करके ओपन करेंगे डायमेंशन की छठ का सोशल इम्पैक्ट ये है, छठ का कल्चरल इम्पैक्ट ये है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है, और कैसे जो लोग बाहर चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, वो भी हर छठ पूजा में वापस घर आ जाते हैं, राइट. और फिर से छठ से लेके मार्च तक वो चाहे तो फिर से बीच में जाते भी है, माइग्रेट भी करते हैं, पलायन भी करते हैं, फिर वापस से होली में कैसे घर वापस आते, राइट. सो दिस हैज बिकम वेरी साइक्लिक कि होली और छठ में तो लोग आते हैं और फिर बाकी टाइम के लिए माइग्रेंट रहते हैं. सो दीज थिंग्स यू कैन एड्रेस. गेटिंग. अभी बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पढ़ने का ये तरीका है. क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, मतलब अगर पेपर पढ़ने जा रहे हैं, अगर अब किसी ने बोला PYQ एनालाइज करो तो क्या एनालाइज करें, पढ़ के छोड़ दे, नहीं, देखेंगे कि क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे ऐसे. ओके. सो ये बात हुई अपनी कि अपन पार्ट 2 में है, मतलब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, एंड वी आर एट क्वेश्चन नंबर 6. इसी का और जहां जहां लिखा है मतलब एक को ही एड्रेस करें. बिहार इज इमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री इन प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज. अब हमसे बोल दिया कि बिहार टॉप परफॉर्मिंग है, तो यू शुड नो रैंक, यू शुड नो कि बिहार का सच में टॉप परफॉर्मिंग में क्या कैटेगरी है, कौन से कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्या इसका कॉम्पिटिटर कोई रहा है, इसके आसपास की बात करेंगे, कैसे बिहार इस टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बन गया इस माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज में. ऑल दोज थिंग्स यू विल टॉक, है ना. बिहार ने को क्या ऐसे स्कीम्स मिले जो इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, ऑल दोज थिंग्स यू विल टॉक. एनालाइज द पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग micro food processing enterprise upgradation towards contribution in the economic development of the urban and rural areas in Bihar. तो एक पार्ट में अर्बन की बात करेंगे, एक पार्ट में रूरल की बात करेंगे. दिस इज हाउ यू विल bifurcate. दिस इज अबाउट सेक्शन 1 and 2. नाउ थर्ड पार्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं. what they have said, what they are going to ask. The part relating to statistical analysis, graphs and diagrams will include exercises to test the candidate's ability to draw common sense in conclusion from information present. अब एक होता है raw data, right? So this raw data is going to be produced in information. तो हमें डेटा दिया रहेगा कोई कुछ भी, उससे हमें इंफॉर्मेशन फेच करना. दिस इज व्हाट देयर
concern is. Graphical or diagrammatical form and point out deficiencies, limitations and inconsistencies there. Fine. So we'll see the questions and we'll understand कि exactly पूछ क्या रहे हैं. Now let us see the bifurcation, how they are asking questions exactly in section number 3. So first question they are asking of 8 marks, then 6, then 8, then 6, then 8. Okay, so 5 questions. Fine. 16 plus 24, right? So 16, 24 plus 12. So that is going to be 24 plus 12 is 36 marks के first part का question पूछा उन्होंने. Question क्या है? Question है in respect of hospital data, answer the following question. ठीक है, एक hospital का अलग अलग department दे रखा है, outcome, specialized care, cured, improved and referred. And then they have asked certain questions. Which department has highest percentage of female patients? So these are all the information that you have to fetch. किस में से highest percentage of female कौन से department में, all those things. Next question is what is ratio of neurology? एक ratio का question पूछा है उन्होंने. फिर which department have more than 1/4? So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज जस्ट लाइक फेचिंग द डेटा. आपको ये प्रॉम्प्ट दे रखा है और आपको उससे डेटा फेच करना है, राइट? दिस इज जस्ट लाइक यू आर राइटिंग सम क्वेरी. तो आपको क्वेरी के अकॉर्डिंग यू हैव टू, जो उन्होंने क्वेरी किया उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा फेच करके दे देना है. फाइन. विच डिपार्टमेंट हाईएस्ट रेशियो ऑफ स्पेशलाइज्ड केयर? तो बार बार उस पेज पे जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रेशियो पूछा है, स्पेशलाइज्ड केयर पूछा है, देख के आंसर देंगे. If one more female are admitted to specialized care and cured category, तो इसमें कुछ additional changes भी आपको plus minus करने को मिल सकता है. Those things are the questions. अब उसी का second part है और करके लिखा है. In respect of this, the for population age above 60, answer the following question. Fine. अब रूरल मेल, रूरल फीमेल, अर्बन मेल करके कुछ डेटा दे रखा है and they are asking some question. For which state proportion of rural females to its population is highest? For which state urban rural ratio of males age over 60 is highest? Which state has lowest male to female ratio in urban habitat? Then which gender has smallest percentage presence in urban habitat? Which state has highest percentage of rural male? Then you have next question, question number 8, reflects data from 7 states of a country. Again, data is given and according to that, how many students qualify for NEET from state M and S? What is the total number of students qualifying for JEE for states N and P? What is the total number of NEET and JEE qualified candidates? What is the ratio between number of JEE qualified candidates? What is the ratio between number of JEE whatsoever the question is? Then उसी का second part we have find the number of married people in town S if divorced population of town X is 12,160. Find the ratio पूछा है, number of married. Okay, if in this ठीक है, सब प्रोसेसिंग क्वेश्चंस all of them are being asked कि आपको डेटा दे रखा है and according to that they have written long statements and finally they are asking the information. So this way GS पेपर नंबर 1 में हमें क्या समझ में आ रहा है कि this is easily doable part. Modern history का part section 1 that GS paper 1 का section number 1 is easily doable and section number 3 is easily doable. Section number 2 में we need to stress on current affair और current affair 114 marks के है. तो अभी से ही जब अपन current affair पढ़ रहे होंगे we'll take care of कि इनमें कैसे हम points generate कर सकते हैं. That is why I want you to do it now. अभी जब प्री पोस्टपोन हो गया है दिस टाइम आई वांट यू, ताकि आप करंट अफेयर पढ़ो तो एक मेंस का भी डायमेंशन उसमें ऐड करो. दिस इज व्हाट आई मीन टू से, क्योंकि अलग से करंट इवेंट्स नहीं होने वाले, इवेंट्स यही रहेंगे. यू विल हैव टू मेक द पॉइंट्स इन सच ए वे कि आपके करंट के भी फैक्ट्स बनते रहे. फाइन. नाउ विल सी पेपर नंबर 2 दैट इज GS2. तो उसमें वी हैव बीन गिवन certain 3 sections फिर उसमें भी है. Same bifurcation is 114, 114 and 72. So 72 वाले में impact of science and technology है, इंडियन पॉलिटी. तो क्या अब अपन इंडियन पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सेम वेटेज देंगे? क्वेश्चन सिलेबस में ही लिखा है, मतलब डायरेक्टली उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर अपन पीवाईक्यू तो देख ही सकते हैं. पीवाईक्यू देखा हमने तो हमें समझ में आ गया कि 114 और 72 में गैप होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू गिव वेटेज. ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गई. देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज इंडियन पॉलिटी में पूछते क्या है. सो दैट व्हाट दे आर टॉकिंग इन सिलेबस एंड व्हाट दे आर टॉकिंग इन पीवाईक्यू विल स्ट्रेस. पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया.
ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वी हैव प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ऑल दोस थिंग्स आर पॉलिटिकल। फेडरलिज्म है हमारे पास, इंक्लूडिंग बिहार। पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। तो बिहार में पॉलिटिकल सिस्टम क्या, अगेन कि हमारे पास 2 बाइकैमरलिज्म है, लोकसभा एंड राज्यसभा है, ये सारे स्टेट्स में नहीं होते, ओनली 6 स्टेट्स आर देयर, बिहार इज वन ऑफ देम, ऑल दोस थिंग्स बिकम्स द पार्ट इन द पार्ट पर्टेनिंग टू इंडियन इकोनॉमी। अब ये सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट फिर से देखेंगे बाद में, अभी के लिए अपन फर्स्ट पार्ट पे स्ट्रेस करते हैं। फाइन, नाउ लेट अस गो टू जीएस पेपर 2 एंड अंडरस्टैंड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर, फिर से वही देखते हैं, सेक्शन 1 है, फिर वी हैव सेकंड सेक्शन एंड देन वी हैव सेक्शन 3, राइट। सो देयर आर सम 3 सेक्शंस। विल गो टू सेक्शन नंबर 1 जहाँ पे उन्होंने इंडियन पॉलिटी की बात की, और इंडियन पॉलिटी में भी दे आर टॉकिंग अबाउट बिहार और इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन they talk about is India, write a short note। सेम पैटर्न रहा है सेक्शन पेपर 1 एंड पेपर 2 में, पहले शॉर्ट नोट पूछते हैं एंड दैट मेक्स सम क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है ना, 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दे आर आस्किंग, नहीं 8 एंड देन 2 है 7। Briefly describe the main features and significance of 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। Main features and significance किसका, 42nd Amendment Act। Now if they say political system of, if they say political system of India and Bihar, तो हमें डायरेक्टली क्या ये समझ आता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे क्वेश्चन होगा, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 बहुत ओपन एंडेड नहीं है, बहुत ओपन एंडेड है। जैसे कि जीएस पेपर 1 के सिलेबस में अपन ने देखा था एग्जैक्टली सिलेबस और पीवाईक्यू बहुत मैच कर रहा था, बट जीएस पेपर 2 में व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने बस लिखा है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बिहार, इतना ओपन करके लिखा नहीं है सिलेबस में कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात हम कर सकते हैं। जैसे वहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट लिखा ही था, वहां पे संथाल अपराइजिंग लिखा ही था, यहाँ पे नहीं लिखा। सो दिस वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि ओपन एंडेड है, और ओपन जब भी होता है कोई ऐसा कि ओपन करके जब खुल के नहीं लिखते, सो वी विल हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम पीवाईक्यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। तो एक तो ये बात समझ में आएगी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। There has been conflicting debate about supremacy between parliament and judiciary। पार्लियामेंट और जुडिशरी का लिंकेज। इन लाइट ऑफ डिबेट एक्सप्लेन योर व्यूज। एक्सप्लेन योर व्यूज। अब योर व्यूज पूछते हैं लेकिन योर व्यूज लिखना नहीं होता है, यू हैव टू एक्सप्रेस वॉट एवर थिंग्स यू आर रीडिंग इन द करंट इवेंट्स। You have to give the references of any such thing that you know from the newspapers or any such thing that has happened recently। पार्लियामेंट में कुछ ऐसा हुआ है, सुप्रीमेसी बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी। कभी कभी ऐसा होगा कि पार्लियामेंट जाके कुछ ऐसे जजमेंट्स ऐसी बातें बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिससे लगता है कि पार्लियामेंट इज शोइंग इटसेल्फ टू बी मोर पावरफुल, और फिर कभी कभी जजमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिससे लगता है कि पार्लियामेंट को कंट्रोल किया जा रहा है। सो दोज थिंग्स यू हैव टू टॉक अबाउट, है ना, कि पार्लियामेंट कभी सुप्रीम कोर्ट को अपना पावर दिखाता है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को अपना पावर दिखाता है, जुडिशियल रिव्यू की बात आती है, ऑल दोज थिंग्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। सो दोज थिंग्स यू विल स्ट्रेस। अपना ओपिनियन लिखने देंगे तो ये नहीं कि अपना ओपिनियन लिख के आ जाएंगे, यू शुड नॉट थिंक इट लाइक दिस। एनीवे ये सब तो बातें आगे करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव explain the writ concept of writ jurisdiction and name any of the 3 of the 5 writs that can be issued by the Supreme Court or High Court to enforce fundamental right। अब fundamental right में हमें जो भी jurisdiction जो भी writs मिले हैं उन 5 writs में they have asked कि 3 writs के बारे में आप बात कीजिए issued by the Supreme Court or the High Court, right। So those things you will write। अब fundamental right की बात करें, इन्फोर्स फंडामेंटल राइट, तो आपको पता होगा कि आप आर्टिकल्स की भी बात कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट के पास रिट का पावर है, कौन से आर्टिकल से हाई कोर्ट के पास रिट का पावर है, ऑल दोस थिंग्स यू नीड टू नो, राइट। सो अभी अब स्टैटिक रिवाइज करेंगे तो इन चीजों को भी रिवाइज करते चलेंगे और समझते चलेंगे कि कमीशन के लिए ये सब चीजें हमें जानना ही है, ये बात कमीशन हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज डिफाइन जुडिशियल रिव्यू इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है, ये बात हमसे करें। व्हाट इज इट्स बेसिक पर्पस, और क्यों आया था जुडिशियल रिव्यू, क्या होता है जुडिशियल रिव्यू भी पूछा, और क्यों आया था, व्हाट वाज द नीड। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन कैसे बता रहा है आपको
है तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन, आपसे वो एक बॉडी की तरह, फाइनेंस कमीशन एक बॉडी की तरह क्या होता है, लेकिन आप अगर इसमें इकोनॉमिक एंगल देते हैं, आप फाइनेंस कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि कैसे फाइनेंस कमीशन स्टेट को क्या मतलब क्या कुछ देता है, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है, ऑल दोस थिंग्स इफ यू स्ट्रेस ऑन कि प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन तो हमें पता है कि हाँ फाइनेंस कमीशन का ये काम है, ये उसको करना चाहिए, लेकिन आज के समय में बिहार के रेफरेंस में फाइनेंस कमीशन ने क्या कुछ किया है और फाइनेंस कमीशन ने कैसे हेल्प किया है, दोज थिंग्स यू कैन टेल, राइट। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, और फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल से आता है, ये बात हो रही है, राइट। तो डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन है तो 1 मार्क 2 मार्क्स मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपको 5 नंबर इसके बारे में बात करना है। और क्वेश्चन में पूछे या नहीं पूछे, बिहार तक बात को ले जाके ही छोड़ना है। बिहार के एग्जाम के बारे में बात हो रही है तो बिहार का एंगल हर क्वेश्चन के आंसर में आपको देना ही है, चाहे आप इंट्रो में लिखे, बॉडी में लिखे, कंक्लूजन में लिखे, कहीं ना कहीं बिहार का तड़का लगा के ही छोड़ेंगे। दिस इज व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 38 मार्क्स, इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट बिटवीन कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। अच्छा क्वेश्चन है, कल्चरल नेशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म का कोई मीटिंग पॉइंट है क्या, कोई जंक्शन है क्या, ये पूछा आपसे। एक्सप्लेन सम बेसिक फीचर ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ऐसे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में उसका क्या बेसिक फीचर है, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कहीं भी सिलेबस में ये सारी बातें नहीं लिखी थी, दिस वाज वेरी ओपन, आपको नहीं पता था कि क्या पूछने वाले हैं, तो यहाँ पे अब GS2 जब भी आप नोट्स बनाएंगे, यू विल स्ट्रेस ऑन दीज थिंग्स कि हमें इन PYQ के बेसिस पे नोट्स बनाने। is not a natural sentiment but has to be cultivated. In light of this statement, critically analyze the concept of constitutional morality as propounded by the Supreme Court of India. अभी recently में Supreme Court ने constitutional morality को क्या कुछ बोला और उसके बेसिस पे ये एक natural sentiment नहीं है, but has to be cultivated. Constitutional morality के बारे में आप क्या समझते हैं, ये बात आप इंट्रो में लिखेंगे और फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे ये धीरे धीरे कल्टिवेट होता है। फाइन, कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें जजमेंट्स खुल के लिखेंगे कि कौन कौन से जजमेंट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बात करता है, या कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डायरेक्ट लिखा है या इनडायरेक्ट लिखा है, कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात होती है, ऑल दोस थिंग्स यू नीड टू से। नाउ पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट का पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का वो लिमिटेड है। नाउ यू हैव टू टेल डायरेक्टली राइट कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या कैसे कैसे अमेंडमेंट्स हो सकते हैं और पार्लियामेंट का उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, और ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये बात दिखाना है आपको। कैन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्लियामेंट के अब आपको जजमेंट लिखने, केशवानंद भारती केस लिखना है, आपको बाकी गोलकनाथ केस और जो भी केसेस याद आ रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर सकते हैं क्या, ये सब बातें लिखना। when it enjoys absolute majority in parliament, ठीक। now again that was 38 marks के question. next 38 marks के question में critically analyze the impact of India's multi-party system on the stability and function of its federal structure. multi-party system और federal structure के बारे में बात करनी, to what extent have coalition government strengthened or weakened the cooperative and competitive decisions dimension of Indian federalism. अभी जो कुछ भी बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे भी करके 2024 में इलेक्शन के बाद क्या कुछ हुआ, ऑल दोस थिंग्स मेक्स द कमीशन क्यूरियस कि आप अभी इस टाइम पे क्या समझ रहे हैं, क्या जानना चाहते, क्या रियल आपके दिमाग में चल रहा है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव डायमेंशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म जब कोलिशन का गवर्नमेंट बनता है। फाइन, Write short answer on the following question. Discuss the major challenges facing India's, अब ये सेक्शन 2 आ गया, सेक्शन 2 में क्या पूछ रहे हैं हमसे, हेडिंग क्या है, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है सिलेबस में। इन द पार्ट ऑफ pertaining to Indian economy and geography of India, questions will be put on planning in India and the physical, economic and social geography of India and Bihar. फिजिकल ज्योग्राफी से पूछेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ बिहार, सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ठीक है। तो दिस वे विल प्रिपेयर,
अब PYQ में देख लेते हैं, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फेसिंग इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इंडिया का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, व्हाट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट। अब आप भले ही 5 पॉइंट इंडिया के लिखे, प्लीज मेंशन 1 पॉइंट फॉर बिहार ऑल्सो, दो दे हैव नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम बिहार, बट कहीं ना कहीं वो आपसे इस एरिया में, अगर आपने एक एग्जाम्पल भी लिख दिया, मान लेते हैं कोई पॉइंट लिखा इंडिया के रेफरेंस में और फिर उसके एग्जाम्पल में बिहार का रेफरेंस लिख दिया कि हाँ बिहार में भी तो ऐसा हो रहा है, ठीक है, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बिहार में क्या कुछ चल रहा है, क्या कौन सा स्कीम काम कर रहा है, ऑल दोस थिंग्स यू शुड मेंशन, यू मस्ट मेंशन। अच्छा ही लगेगा कमीशन को, है ना, कि आपने इन चीजों का इस लेवल तक पढ़ा है कि आप बात इंडिया की कर रहे हैं लेकिन एग्जांपल्स बिहार के दे रहे हैं। व्हाट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट। फाइन। जूट इज इन ग्रेट डिमांड। अब जूट के बारे में ही क्यों पूछा है, जूट, सुगर केन, अगर ये सब पूछे तो आपसे वो चाह रहे हैं कि आप बिहार का रेफरेंस दें। इज इन ग्रेट डिमांड बिकॉज ऑफ cheapness, softness, strength, length and uniformity of its fiber. Explain its favorable conditions suitable for the jute cultivation in West Bengal and Bihar. अब ये तो हो गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल और बिहार का रेफरेंस देके आपको बोला कि जूट कल्टीवेशन के बारे में आप बात करिए, तो आप खुल के इंडस्ट्रीज के बारे में बात करिए, जो जूट के फैक्ट्रीज कैसे चल रहे हैं बिहार में, क्या कंडीशन है, जूट का प्रोडक्शन कितना है और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या हम इंडस्ट्रीज उतने हैं हमारे पास, ऑल दोस थिंग्स यू नीड टू। तो करंट अफेयर का तड़का हर जगह पे लगेगा, हर एग्जाम्पल में करंट अफेयर का कंटेक्स्ट आएगा। अभी अगर आप ये सब चीजें पढ़ के जा रहे हैं तो आपको प्रिपेयर करने टाइम ये सब बात दिमाग में आएगा बार बार कि इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं तो जूट इंडस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जूट इंडस्ट्री से तो डायरेक्टली मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है। सो दोज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, inclusive development and e-technology for achieving the goal of आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत। ठीक है, गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत है तो इंडियन गवर्नमेंट का डायरेक्टली स्कीम है ना, लेकिन यू शुड बी अगेन पुटिंग फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम बिहार एज वेल। गिव एन अकाउंट ऑफ द इन्वायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया। जियोथर्मल एनर्जी में इन्वायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट्स आपसे पूछा है विद सुटेबल एग्जांपल्स, डायरेक्टली खुल के बोला है कि एग्जांपल्स आप लिखो। 7 मार्क का क्वेश्चन एग्जांपल लिखने बोला है तो 3-4 पॉइंट लिख के अगर आप एग्जांपल्स एक एक भी लिख देते तब भी काम चल जाए। Then describe the initiatives taken by government to enhance inclusive and sustainable development of South Bihar in last 10 years. Initiatives taken by government to enhance inclusive and sustainable development of South Bihar in last 10 years. 10 years मतलब starting from 2011 onward census को अगर देखते हुए या 2014 भी लिख रहे हैं, 15 भी लिख रहे हैं, whatever things, तो उसमें साउथ बिहार में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और या इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है, सो दोज थिंग्स यू कैन मेंशन। पहले आप ज्योग्राफिकल फीचर्स दिखाएंगे कि हाँ साउथ बिहार अगर हम बात करें तो एक मैप छोटा सा बिहार का दिखा के उसमें बता सकते हैं कि ये साउथ बिहार है, ये नॉर्थ बिहार है। अब साउथ बिहार में प्लेट्यूज की बात है, वो सारे रिवर्स फ्लो जो जो कर रहे हैं उसकी बात, वो सब चीज यू कैन शो। ऑब्वियसली सिलेबस ज्योग्राफी का है तो यू कैन मेक सर्टेन मैप्स एज वेल। डिस्कस द रोल ऑफ रेलवे इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल क्या इन्वेस्टमेंट है, बजट क्या है रेलवे का, ऑल दोस थिंग्स यू शुड नो। critically analyze the geographical, economic and political challenges faced by Indian Railways in enhancing its logistic efficiency northeastern part of country. Faced by Indian Railways in enhancing its logistic efficiency northeastern part of country. अब नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर, क्या हम कोई 7 कॉरिडोर 5 कॉरिडोर्स बना रहे हैं या 7 कॉरिडोर्स, उसमें क्या कोई ऐसा कॉरिडोर बना रहा है जो सिलीगुड़ी से वाराणसी को कनेक्ट करे, क्या ऐसी कोई बात हुई है? तो ऑल दोस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू पुट इट इन these points. Fine. Now let us talk about the next one. What are the components of food security? Components of food security. How far hydroponic agriculture will be helpful to fulfill the future domestic demands in the country? हाइड्रोफोनिक के बारे में पूछा है। हाइड्रोफोनिक एग्रीकल्चर क्या होता है? जहाँ पे रूट में सॉइल ना होके सिर्फ पानी हो एंड यू हैव टू ग्रो द प्लांट। will be helpful to fulfill the future domestic demands in the country. Domestic demands in the country मतलब कंट्री में जब आपके पास एक टेरेस है और उसमें ये आप यहाँ पे भी वाटर को, बस वाटर अवेलेबल हो तब भी आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। एंड हाउ कैन इट फुलफिल द फ्यूचर डोमेस्टिक डिमांड? डोमेस्टिक डिमांड मतलब
इन द इंटरनल, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं ग्रो करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टॉक अबाउट हाइड्रोफोनिक एग्रीकल्चर। मतलब मेनली अगर मैं बोलूँ तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपने ये वर्ड कभी सुना भी है क्या, हाइड्रोफोनिक एग्रीकल्चर के बारे में, है ना। अब यहाँ पे तो हिंदी में लिखा है जल पौधे, अगर इतना भी बात आपको हिंदी में पढ़ के भी समझ में आ जाए कि अच्छा ये इसके बारे में बात हो रही है, तो माइंड में क्लिक कर जाएगा एंड यू कैन मेक सर्टेन थिंग्स। ये तब जब बात नहीं पता है, बात पता है तब तो एग्जैक्टली वही लिखेंगे, जस्टिफाई इट विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। Now, next one is discuss the major ports on eastern coast of India. Critically examine the role of Syama Prasad Mukherjee Port, Kolkata, in the development of Northeast India and Bangladesh, giving suitable example. अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश से डेवलपमेंट के लिए इन पोर्ट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और मेजर पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब लिस्ट डाउन। तो आपको ये तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पता होना चाहिए पोर्ट्स क्या क्या है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट पे, एंड देन यू विल मार्क कि हाँ ये पोर्ट का ये रोल है नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश, और कैसे वो बाकी सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कनेक्शन में हेल्प करता है। Now, next question is describe the concept of fourth industrial revolution. Critically analyze the biggest benefit and risk of adopting Industry 4.0 technologies in India. Biggest benefit and risk of adopting Industry 4.0. बीपीएससी को ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी हो, इस टाइप के क्वेश्चन सच में पूछने में बहुत अच्छा लगता है। अब डायरेक्टली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के बारे में जो कुछ भी अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो भी करंट इवेंट्स है, और एकदम लेटेस्ट जो इवेंट्स है ना, उस पे ही क्वेश्चन पूछते हैं वो। सो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाइल रीडिंग करंट अफेयर। अभी आप करंट अफेयर प्री के लिए पढ़ रहे हैं, बट माइंड इट ऑल दोज थिंग्स दैट यू आर रीडिंग, द सेम थिंग्स यू विल बी रीडिंग फॉर मेंस एज वेल, है ना। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है आज भी, कल भी, परसों भी, जब भी आप पढ़ रहे हो रेगुलर आप करंट अफेयर पढ़ो। लेकिन करंट अफेयर पढ़ने से पहले आपको ये डायमेंशंस पता होना चाहिए कि दीज आर द थिंग्स दैट बीपीएससी इज गोइंग टू आस्क, राइट। तो पॉइंट्स भी अपन जनरेट उसी तरीके से करेंगे, प्रीलिम्स के तैयारी के साथ साथ मेंस को भी दिमाग में रखते हुए चले। दिस इज व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नाउ सेक्शन 3 इज टॉकिंग अबाउट, अब we have completed 114 228 marks अभी complete हो गया, 72 is left, and this is what the third part is. थर्ड पार्ट में क्या बोला था उन्होंने, साइंस एंड टेक के बारे में हम पूछेंगे। साइंस एंड टेक में भी क्या पूछेंगे, in the third part relating to the role and impact of science and technology in the development of India, questions will be asked to test the candidates awareness of the role and impact of science and technology. Awareness of the role and impact of science and technology in India and Bihar. Emphasis will be on applied aspects. तो जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आप अवेयर हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के समझते हैं कि अवेयर हैं कि नहीं। What role has the philosophy of जय अनुसंधान, जय अनुप्रयोग played in the process of technological indigenization of in India? Critically analyze India's current role in technological self-reliance in the field of artificial intelligence and robotics. अब फिलोसफी ऑफ जय अनुसंधान जय अनुप्रयोग के बारे में पूछा है, तो आपको ये टर्म तो पता होना ही चाहिए। साथ के साथ पूछा है आपसे इंडिया का करंट स्टेट क्या है, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडिया कितना खुद पे रिलाई कर सकता है इस टाइम में इन द फील्ड ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स। फाइन, सो दोज थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट कि क्या हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स किए हैं, कैसे हमने सुपर कंप्यूटर पे भी काम किया है, बिहार का भी अपना सुपर कंप्यूटर है परम रुद्र, उन सब बारे में आप बात कर सकते हैं बिल्कुल। To what extent has the expansion of STEM education in Bihar has been successful in bridging regional education disparities? Discuss the hurdles of digital divide and teacher capacity in the context of providing quality education. अब डॉक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था 800:1 हमारा इंडिया का ऐसा रेशियो है, यही रेशियो आप बिहार वाले कंटेक्स्ट में भी ध्यान में रखेंगे, राइट, कि हमारे पास क्या टीचर का रेशियो होना चाहिए पर मतलब 30 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट पे कितने टीचर होने चाहिए। तो एक तो वो डेटा आपके पास होना चाहिए। दूसरा, हर्डल्स ऑफ डिजिटल डिवाइड एंड टीचर कैपेसिटी, टीचर कैपेसिटी को आप रेशियो से दिखाएंगे, डिजिटल डिवाइड की भी बात करेंगे, तो इसमें आप एनएफएचएस का डेटा यूज कर सकते हैं कि एनएफएचएस डेटा के अकॉर्डिंग कैसे हाउ वी आर इम्प्रूविंग
ये हर्डल्स को हम कैसे पार करेंगे, डिजिटल डिवाइड क्या है और कितना नहीं है, फार्मर्स के पास कितने फार्मर्स के पास मोबाइल फोन्स है और उन फार्मर्स में से कितने अपने क्रॉप के यील्ड को बढ़ाने के लिए वो यूज कर रहे हैं, राइट। सो दोज थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट। सिमिलर वे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बारे में भी, तो विमेन के कैसे नंबर बढ़ रहे हैं इन यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, और उनके पास जब एक्सेस होगा एज अ टीचर, इफ दे आर गोइंग इन द स्कूल्स एंड दे आर आल्सो डूइंग सच थिंग्स, कि उनको ये डिजिटल डिवाइड का गैप कैसे कम हो रहा है, दोज थिंग्स यू कैन वर्क ऑन। Explain how the integration of nanotechnology with environmental monitoring system can meaningfully address pollution and degradation in India's industrial belts. Support your answer with examples of emerging innovation. Fine. नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ कैसे वो इंटीग्रेशन हो रहा है, एंड एग्जांपल्स देंगे। अगेन आई विल स्ट्रेस ऑन कि अगर आप कुछ एग्जांपल इंडिया का दे रहे हैं तो कुछ एग्जांपल, एक दो भी एग्जांपल बिहार का हर चीज में देते चलेंगे तो दैट विल बी ग्रेट। How was the use of remote sensing satellites in disaster management redefine the principle of disaster risk reduction? Remote sensing satellites ने कैसे disaster management को refine किया है risk reduction में, those things you अब अभी हमने एक वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Next question, how has the use of remote sensing satellite in disaster risk management redefined the principle of disaster risk reduction? Explain the role of India's Netra project with suitable example. Netra project के बारे में हमसे पूछा है। अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से को क्योर करने में या कम करने में कैसे हेल्प किया है, तो दोज थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट। उसी तरह से इस बार हमने सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, सचेत प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड है और कैसे मल्टीपल मतलब lakhs of messages we can send in one at a time बिना इंटरनेट के भी, राइट। सो दोज थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट इस तरीके के। और रोल ऑफ इंडियाज नेत्र प्रोजेक्ट, इसके बारे में बात होगी। High end digitization of space, IT and defense is believed to be the base of India's long-term strategic autonomy. Examine the key institutional, financial and technological barriers that still inhibit complete indigenization despite considerable national progress. तो IT and defense and all those things. So अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो section 3 है, that 72 marks is also completely dependent on our current affair. कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो स्टैटिक साइंस एंड टेक से पूछा है, कि बायो से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं या केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दिस इज कंप्लीट साइंस एंड टेक। एंड हियर कम्स द पिक्चर कि ये सिलेबस जो साइंस एंड टेक लिखा है, इसमें they are completely asking awareness of the role and impact of science and technology happening at present. Exactly present में क्या हो रहा है, those things they are asking. तो ये 72 marks and 100 those 114 marks of GS paper 1 is completely dependent on our current affair. 114 plus 72, 426, 718 and 186. अब ये बात क्या आपको ये समझ में आया कि कितना वेटेज है करंट अफेयर का? ये बात आपको प्री करते टाइम नहीं समझ में आएगा कि मेंस को प्रिपेयर मेंस के लिए अपन क्या कैसे प्रिपेयर करें और उसमें करंट अफेयर का क्या मार्क्स रहने वाला, क्या रोल रहने वाला। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 200 मार्क्स तो अपना करंट अफेयर पे डायरेक्टली बेस्ड है। 150 मार्क्स अपन प्री के लिए तैयार करते हैं, उसमें 30 मार्क्स वी आर स्ट्रेसिंग की करंट अफेयर से पूछा जाएगा। बट दिस 200 मार्क्स, दिस यू कैन नॉट इग्नोर। एंड अगर आप अभी से आप डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए, अगर आपके पॉइंट्स दिमाग में नहीं रह रहे हैं, तो यू नीड टू थिंक ऑफ कि यही सेम करंट अफेयर का डॉक्यूमेंट अपन मेंस में भी यूज करने वाले हैं, राइट। सो दैट टाइम ऑल्सो यू नीड टू थिंक इट दिस वे कि अपने को मेंस के लिए भी करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, और वो करंट अफेयर का डॉक्यूमेंट जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल दिमाग में आपके एकदम सॉलिड छप जाना चाहिए, राइट। तभी जाके आप करंट अफेयर को इतने अच्छे से पर्सपेक्टिव दे पाएंगे। गेटिंग? नाउ विल मूव टू essay के topics. We'll see essay में क्या क्या पूछते हैं. We have seen GS1, GS2. Now we'll move to essay. 300 marks का पेपर होता है and we have 100 marks for each of the question. 100, 100 and 100, right? And out of the 4 given options, we have to select any one
एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 700 to 800 वर्ड्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर टॉपर कॉपी से देख के ज्यादा अच्छे से समझेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। Fine. Then improving the agriculture system can support the rural economy of the nation. Black money economy is the main cause of crime and corruption. The modern communication revolution has revolutionized. बात ये समझ में आ रही है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा टॉपिक, राइट? देयर इज नथिंग फिलोसफिकल। यहाँ पे अभी हमने कोई भी ऐसा फिलोसफिकल नहीं देखा, सब कुछ साइंस से रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमें रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन को बिल्ड, मतलब एग्रीकल्चर सिस्टम सपोर्ट बनेगा रूरल इकोनॉमी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। ब्लैक मनी के बारे में बात हो रही है, द मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन। देन मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हैज रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ मीन्स एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। Fine. So this way we can understand कि these topics that is having some 100 marks, जिसमें हमें 700 to 800 words लिखने हैं। अभी टॉपर्स कॉपी देख के समझेंगे कि कितने पेजेस में लिखने होते हैं, इंट्रो कैसे लिखेंगे, कैसे उसको अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, all those things we'll understand. Then the next part, section 2 says again 100 marks, 4 options, and we have to write one of the above. Current status of women empowerment in perspective of political empowerment. Need the importance of yoga for spiritual progress and physical and mental development. Then advantages and disadvantages of the new education policy. Impact of climate change on Indian agriculture and prevention measures. Now out of these 4 you can understand status of women empowerment की बात हो रही है, importance of yoga की बात हो रही है, new education policy and climate change. Don't you think this is a topic of society? है ना, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ बातें, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, योगा हेल्थ की बात हो रही है, देन एजुकेशन, सो विमेन हेल्थ एजुकेशन ऑल दोस थिंग्स, क्लाइमेट ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट? तो इसमें हमें 700-800 वर्ड्स में एक एस्से लिख देना है 100 मार्क्स के लिए। राइट एन एस्से ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अगेन 700 to 800 वर्ड्स, 100 मार्क्स। बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का, मतलब इंटरलिंकेजेस बिटवीन द सोसाइटी एंड द लैंग्वेज। ठीक है, धोबिया कुकुर नेन घर के ना घाट के, ठीक है, ये सब सुना है हमने। अगुनाथ नई पछु बगहा, बिना छान के कूदे गधा, बिना छान के। अनेर धुनेर के राम रखवार। तो ये सब आपने कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहते हुए सुना ही होगा। एंड व्हेन यू हैव हर्ड दिस, आपको इसका रियल मीनिंग, जो रियल सेंस में है, बहुत सारे लोकोक्ति और प्रोवर्ब आपने इधर उधर सुने होंगे, जिसका रियल मीनिंग, मतलब रियल मीनिंग इन द सेंस कि आप इसके इन शब्दों से क्या समझते हैं, मतलब वाक्य से क्या समझते हैं, लोकोक्ति किस लिए यूज होता है, दोज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। और उस पर आपको 700 to 800 वर्ड्स लिखने। ठीक है, एक एक करके पेपर समझते हैं। सबसे पहला पेपर हमने देखा था, उस पर लिखा था जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी में पूछते क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर आस्किंग। पहला निबंध, निबंध 30 नंबर का। ठीक है, देख लेते एक बार कैसा टाइप के निबंध पूछते हैं। 30 नंबर का निबंध है, पेपर में दिख रहा है हमें, 30 नंबर का निबंध है। साइबर अपराध एक जटिल और बढ़ती समस्या, 500 शब्दों में एक निबंध लिखिए। 500 शब्दों में इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना होता है। राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में से संबंध, नैतिक चिंताएं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जनरल टॉपिक्स तो नहीं है ना, कि अपने दोस्त पे निबंध लिखो और गाय पे निबंध लिखो, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब ये समझ में आता है कि एक ठीक ठाक लेवल का एक निबंध हमें देखने को मिल सकता है। 500 शब्दों में 30 नंबर है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकलिटीज के साथ भी देखते चलेंगे कि हाँ थोड़ा टेक्निकल भी होता है, ऐसे नॉर्मल निबंध नहीं। निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए, मतलब जो जितने भी वर्ड्स में लिखा है, अगर 150 लिखा है तो आपको 50 वर्ड्स में इसका समरी लिखना है। समरी करते हुए उसका उपर्युक्त शीर्षक दीजिए और उसके साथ टाइटल भी लिखना है। ठीक है, फिर से 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। फाइन, सो दिस जो कुछ भी लिखा है उसको 1/3 करना है, ये बात हमें समझ में आती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से पेपर को बस समझना है अभी, है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्या होगा आंसर नहीं होगा। मुहावरे लोकोक्तियां में से किन्हीं 5 के अर्थ, अब कितने लिखे हैं, 2 4 6 7, हाँ, तो इनमें से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए, 3-3 नंबर का एक है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि पहला एक अर्थ लिखने के लिए 1 मार्क्स मिल सकते हैं,
और 2 और सेंटेंस लिखने चाहिए। वाक्य लिखा है और 2 नंबर बचा है, तो एक सेंटेंस के 2 नंबर तो नहीं मिलने चाहिए, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखेंगे। वाक्य लिखा है, वाक्य नहीं लिखा। फाइन। तो आकाश पाताल एक करना, गंगा नहाना, इस टाइप के क्वेश्चन। साप से सुंदर की गति होना, गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त, ज्यो ज्यो भीजे। अच्छा, मुहावरे भी है, लोकोक्तियां भी है। ज्यो ज्यो भीजे कमरी, त्यों त्यों भारी होए, ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। ठीक है, ये सब है अपना मुहावरे और लोकोक्तियां। 5 मुहावरे लोकोक्तियां पूछेंगे। ठीक है, 5 नंबर का और क्या क्वेश्चन है, किन्हीं 5 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। भ्रमर, दरिद्र, भाग्य, धरती, भोरा, यश, प्रतिकूल। पेपर बस पढ़ना है, अभी क्वेश्चन के आंसर सोच के लोड नहीं लेना है। किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, फिर से 5 नंबर। तो 5 नंबर का पर्यायवाची और 5 नंबर का विलोम शब्द आता है, और ये क्वालिफाइंग पेपर है 100 नंबर का, ये भी ध्यान में रखना है। अतिथि, नैसर्गिक, पुरुष, वसंत, शोषक, वक्र, अस्तुतत्य। फिर 10 नंबर का है, विशेषण की परिभाषा देते हुए उनके भेदों को समझाइए। ठीक है, कारक की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन पेपर सिलेबस में व्याकरण लिखा था, ये क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये व्याकरण वाले खंड से 30 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। किन्हीं 5 शब्दों के संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम भी लिखिए। पवन, न्यून, उद्धार, सुसुप्ति, अवधि, अवधि, यशोधन, नमस्ते, इन सब का हमें संधि विच्छेद करना और फिर संधि का नाम लिखना है कि कौन सा तरह का संधि है। क्रिया की परिभाषा देते हुए उन्हें उसके शब्दों को स्पष्ट कीजिए। सॉरी, शब्दों नहीं है, भेदों को स्पष्ट कीजिए। तो क्रिया भी पूछा है हमसे, कारक भी पूछा है, विशेषण भी पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अभी बाकी सारे भी पेपर करेंगे, सो इसको देख के उगना नहीं है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वे परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं। 3 शहर का नाम बताइए। दूसरा, दर्शन दुर्लभ, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है। मैं भोजन कर लिया हूँ। मुझे किसी के विशेष ऊपर विश्वास नहीं है, वह दंड देने के योग्य है। बहुत से कॉलेज के विद्यार्थी जमा हुए। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तेरे को मेरे को इधर चलता नहीं, तो ये सब जो एरर है उसको ठीक करना है। यह मेरी पैतृक संपत्ति है। पैतृक, सही, सभी सदस्य अपनी राय दे। तो इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कर लेंगे क्वालिफाई, है ना। वंस यू हैव सीन ऑल द क्वेश्चंस, अभी हमने हिंदी के भी क्वेश्चंस देख लिए, एसए के भी क्वेश्चन देख लिए, GS1 के भी क्वेश्चन देख लिए, GS2 के भी क्वेश्चन देख लिए। तो अब कुछ कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड फ्यू थिंग्स दैट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो कि GS1 में 3 पार्ट्स होने वाले होते हैं, 3 सेक्शंस, जिसमें से 3 सेक्शंस में से 114 मार्क्स का जो डॉक्यूमेंट अपना बनेगा, फिर 114 मार्क्स एंड 72 मार्क्स। सेम थिंग इज विद GS2, we'll have 3 sections, 114, 114 and 72. देन वी हैव एक एस्से का पेपर जिसके भी 3 पार्ट्स बनने वाले हैं, 1, 2, 3, 100 मार्क्स। एंड देन वी हैव हिंदी का पेपर विच इज क्वालिफाइंग। और ये क्वालिफाइंग में भी हमने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया, ये सब पता होगा तो अपन कर लेंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब पूछे। ठीक, ये बात करते हैं। एस्से में भी हमसे पहला टेक्नोलॉजिकल, थोड़ा टेक्निकल था, फिर दूसरा थोड़ा फिलोसफिकल था, और तीसरा थोड़ा रीजनल था। राइट, दिस वी कैन से लोकोक्ति और मुहावरे पे बेस्ड बिहार से रिलेटेड कुछ जो हम बोलते हैं कॉमन डायलेक्ट्स, उनको यूज किया। फाइन, सो दिस वी हैव अंडरस्टूड। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बातें की थी, और डायरेक्टली जो क्वेश्चन, जो कुछ भी सिलेबस में लिखा था एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। 1-2 इंडियन काउंसिल एक्ट्स एंड अदर थिंग्स वर डिफरेंट, रेस्ट वर सेम। राइट, देन GS3 के सेक्शन 2 में अगर हम देखें तो दिस वाज कंप्लीटली अबाउट करेंट इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स। उसमें बिहार के इवेंट्स के बारे में बात नहीं हुई थी, और क्वेश्चन भी उन्होंने उसी तरीके से पूछा था। दो विल स्ट्रेस कि अगर क्वेश्चन नेशनल लेवल का भी पूछा, इंटरनेशनल, SDG गोल पे भी बात करें, अगर हम बिहार का कोई टच दे पाए तो जरूर देंगे। फाइन, देन 72 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स थे, दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन जो कुछ भी रॉ डेटा दे रखा था उसके बेसिस पे हमसे इंफॉर्मेशन फेच करनी। GS2 की बात करें तो 114 मार्क्स जो पहला था वो कुछ इंडियन पॉलिटी से था, पॉलिटिकल सिस्टम से था, फंडामेंटल राइट, DPSP, जुडिशियल रिव्यू, सॉवरेंटी, ऑल दोस थिंग्स दे वर आस्किंग। फिर GS2 का ही सेकंड पार्ट देखें, दे वर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, और मेनली इकोनॉमी से ज्यादा उन्होंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछा। राइट, देन द लास्ट पार्ट वाज अबाउट साइंस एंड टेक, और साइंस एंड टेक वाज कंप्लीटली करंट अफेयर।
This thing we have concluded. Now when you are preparing for pre, take care of these things कि ये पेपर और ये पेपर अपना यहाँ तैयार हो जाना चाहिए. Whenever you are preparing for pre, अब आपको ये समझ में आएगा कि अपन 200 मार्क्स ऑफ मेंस भी अपन साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं. तो कैसे करेंगे इसको? जो कुछ भी मेजर स्कीम्स आपको देखने को मिल रहा है, जो कुछ भी सोशल डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहा है, जैसे साइंस एंड टेक में कोई ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, डिफेंस के बारे में कुछ बात हो रही है, और जो कुछ एक मेजर कैटेगरी है. अब क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 7-8 से लेके 38 मार्क्स तक. तो अपने को ये भी ध्यान में रखना होगा कि पॉइंट्स जनरेट करने होंगे अपने को टॉपिक देख के, राइट? सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर. सो दिस इज ऑल अबाउट. अभी के लिए हमने पेपर देख लिया है. In the next video I'll be uploading the copies of some few toppers. मतलब साथ साथ बात करेंगे, एक एक पेपर को उठाएंगे. जैसे पहले वीडियो में मैं इससे एक किसी टॉपर के कॉपी से विल जस्ट गो थ्रू द पेपर, ठीक. फिर GS1 का फर्स्ट पेपर बनाऊंगी, फिर GS2 का, ऐसे करके वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे सो दैट इट कीप्स यू इंटरेस्टिंग एज वेल, है ना. आपको भी इंटरेस्ट लगे, आप वीडियो देख सके. और छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी तो कभी भी आप देख सकते हैं, मतलब थ्रू आपका जो भी प्लान चल रहा हो. मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम्स एज वेल, तो उसके साथ साथ अपन थोड़ा थोड़ा ये आइडिया भी लेते चलेंगे. अगले 3 दिन में मैं 3 पेपर चाहूंगी कि अपलोड कर दूं, सो दैट वेरी फ्यू डेज, मतलब इसी मंथ में आप अपने नेक्स्ट मतलब प्री की तरफ फिर से अगर जाना चाहे तो एक बार मेंस का थोड़ा बहुत आइडिया लेके फिर से प्री के प्रिपरेशन में लग सकते हैं. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस की थोड़ा बहुत मेंस भी करते चलते देन तो वेरी गुड, फाइन. सो दिस इज आवर प्लान.